मुझे बड़ी हतुक के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज भी इंडिया का 2024 का चुनाव जो हो रहा है वो इस बात पे चुनाव हो रहा है कि हनुमान चालीसा, मुसलमान, हिंदू, धर्म, जिस चीज के लिए सोचिए हमारे देश के लोगों ने अपनी जान दी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ ताकि भारत इससे ऊपर उठे। लेकिन आज भी हम 2024 में जहां हम एक तरफ बात करते हैं वाईफाई की, बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत, राइटर, भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, और आज आप ये कह रहे हैं कि भारत 2014 से पहले हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे। आप सोचिए कितनी वियर्ड बात है। मैं हिंदू होने के नाते मैं तो अपने घर में रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था, मुझे कौन रोकेगा। वही तो प्रधानमंत्री समझ नहीं, प्रधानमंत्री दिमाग को हुआ क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये बहुत ही सोची समझी मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रक्चर्ड रणनीति है ये, कि आप देखो, मुझे इसीलिए, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स थे कुणाल, उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात कही थी। आप सोचिए उन्होंने क्यों कहा कि हम रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं राजनीति से, क्योंकि वो जानते थे भारत एक जो है मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। वहां पर अब आप सोचिए, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो आप जो है अपीस कर रहे हैं, तो अपीस हो गया ना एक तरीके से। आप हिंदू वोटर को अपीस कर रहे हो और बाकियों को आप हाशिए पे लेके जा रहे हो यार। दैट इज द आने वाले 4-5 साल में दुनिया बदलने वाली है। आने वाले 5 years डाउन द लाइन आप देखेंगे पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, आज हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग कार्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो आप समझिएगा कि जो गरीब आदमी है, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो हाथ का काम करता है, राइट। और जो दिमाग का काम करते हैं वो आपकी अपर क्लास है, तो दिमाग का काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी, हाथ का काम जो है गरीब लोग कर लेंगे। तो मिडिल क्लास क्या करेगा? मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? आज आप समझिएगा भारत अपने 75 सालों के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है, सबसे ज्यादा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मैक्सिमम है। वो आप क्या कर रहे हैं उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए? हमारे पास एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। आज भी आप सोचिएगा, अगर आपको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करना है कुणाल, तो हमने क्या किया? वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनका जो डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आए, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आए, राइट। और भारत में क्या हुआ? हमने प्राइमरी सेक्टर से सीधा जंप कहां मारा? टर्शरी सेक्टर में। इसीलिए जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर। बट सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ही इलीट क्लब है। यू आर गेटिंग इट? इलीट क्लब है। वहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम क्रिएट होती है, राइट। वहां पे जॉब करने के लिए मुझे इंग्लिश स्पीकिंग होना पड़ेगा, वहां पर जॉब करने के लिए मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल स्पेसिफिक सेक्टर है। और अगर मेरे को इंडिया में बिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करनी है और मेरे को इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिसास्टर नहीं बनने देना है, तो उसके लिए मुझे जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उसमें मेरे को अपने इनफॉर्मल सेक्टर का जो परसेंटेज है 80% के आसपास, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मेरे को इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा वर्ल्ड का, तो मैं इन पैरामीटर्स को अचीव कर पाऊंगा। लेकिन दुख की बात ये हो रही है कि 2024 के चुनाव के अंदर चुनावी मुद्दा ये है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा और इन टॉपिक्स को नहीं उठाया जा रहा। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं आज का अखबार द लखनऊ पोस्ट में। आज का अखबार द लखनऊ पोस्ट की एक नई पहल है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि देश के तमाम अखबार असल में कर क्या रहे हैं, वो कैसी खबरें छाप रहे हैं, किन खबरों को छिपा रहे हैं, जिन खबरों को छापते हैं उन खबरों की हेडलाइन क्या रखते हैं, क्या उनकी हेडलाइंस सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने वाली होती हैं और विपक्ष को नुकसान पहुंचाने वाली। एक ही खबर को अलग अलग अखबार अलग अलग तरीके से लिखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब समझ में आती है जब तमाम अखबार सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर झुकाव प्रदर्शित करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कि किन खबरों को छिपा दिया जाता है, किन खबरों को फ्रंट पेज से उठा करके दूसरे, तीसरे, चौथे पेज में डाल दिया जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को कितना हिस्सा अखबारों में दिया जा रहा है।
हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे आया है और लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, तो इसके पीछे वजहें क्या रही हैं। मैं कुणाल पाठक और मेरे साथ इस कार्यक्रम में लगातार रहेंगे अश्विनी शंकर, मेरे दोस्त और यूपीएससी कोच। तो चलिए स्वागत करते हैं अश्विनी शंकर का। हाय अश्विनी, स्वागत है। नमस्कार कुणाल, बहुत अच्छा लगा आपको देखने के। आई एम मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। या हम लोग अब रेगुलर मिलेंगे, आपको तो पता ही होगा, हम लोग अब रेगुलर मिलने वाले हैं और आज के अखबार में चर्चा करेंगे रेगुलर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अखबार आखिरकार छिपा क्या रहे हैं, क्या पीछे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, खबरें क्यूरेट की जा रही हैं, विपक्ष को दबाया जा रहा है, सत्ता पक्ष को उभारा जा रहा है, और खासकर इलेक्शन के टाइम जब जब अखबारों को सबसे ज्यादा अनबायस्ड होना चाहिए उस समय हाईली बायस्ड दिख रहे हैं अखबार, चाहे हिंदी के हो चाहे अखबार। हिंदी के तो अखबार ही नहीं बचे हैं, वो तो पन्ने रह गए खाली, और अंग्रेजी में तो फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है। अश्विनी, पहली खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो पतंजलि है, पतंजलि आयुर्वेद, जो दिव्या फार्मेसी, उन रामदेव ने, दिव्या फार्मेसी ने, बालकृष्ण ने, जितने उनके हायर ऑफिशियल्स थे, सबने माफी मांग ली कि उन्होंने मिसलीडिंग एड दिए हैं। उन्होंने इस बात की माफी मांगी है कि उन्होंने मिसलीडिंग एड दिए हैं। सालों तक मिसलीडिंग एड देने के बाद सिर्फ माफी उनके लिए ठीक है कि बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। जब एड मिसलीडिंग था, इसका मतलब ये कि लोगों ने दवाइयां खाई ऐसे रोगों की जिन रोगों को उस विधा से ठीक ही नहीं होना था। इसके बाद भी वो दवा खाते रहे, उनका पैसा खर्च होता रहा। तो आप कुछ बताएंगे इसमें? कुणाल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने उठाया है ये, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप समझिए इस बात को, आपको वो टाइम समय याद रहा होगा जब कोरोना का टाइम चल रहा था, 2020 2021, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। और उस वक्त पतंजलि फार्मेसी से क्लेम किया जा रहा था कि हमारी दवाई है कोरोनिल, जिसे पीने से आपका कोविड जो है खत्म हो जाएगा। ना सिर्फ कोविड, आपको याद होगा ये पतंजलि फार्मेसी ने ये भी क्लेम किया था कि हम लोग जो है हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करते हैं, हाई बीपी का ट्रीटमेंट करते हैं, डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे यहाँ पर आइए और हम आपका नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बिना नी रिप्लेसमेंट करे ठीक करा देंगे। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि हम जो है हाइपर एसिडिटी, जीआरडी की जो पेशेंट्स हैं उनको हम ठीक कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके के फेक और फॉल्स क्लेम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं वो डेंट करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को कहा अपने वर्डिक्ट में कि जब ये इतने बड़े फॉल्स क्लेम्स हो रहे थे तो उस वक्त वहां की उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही थी। और ये सारे क्लेम्स पब्लिक डोमेन में किए गए हैं, ये कोई पर्सनल मीटिंग में नहीं करे गए हैं, ये कोई 1-to-1 कंसल्टेशन नहीं हो रहा है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ये क्लेम किए जा रहे हैं नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर, ये क्लेम करे जा रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया के अंदर, ये क्लेम किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात आप समझिए, जिस देश में आज भी providing medical care is a challenge, quality medical care challenge to the last person standing in the queue, वहां पर अगर आप जाके ये कहेंगे साहब आप मेरी ये दवाई ले लीजिए और आपकी जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और लोग और उसका जो इम्पैक्ट हुआ कि सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और उस चीज को यहां तक पहुंचने में कितने साल लग गए। तो सवाल यहां पर बहुत सही उठाया कुणाल आपने कि क्या सिर्फ माफी भी कहां मांगी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में। भारत के 50-80 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही। सवाल ये है, जब आप विज्ञापन दे रहे हो नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर, पूरे एक एक पेज के आपके विज्ञापन आ रहे हैं, तो आपकी माफी भी उसी पेज पर आनी चाहिए कि हमने गलत आई है अश्विनी, आई है, इनकी माफी आई है, लेकिन आप देखो माफी कहाँ है। उन्होंने माफी पीछे छापी है, सबसे पीछे वाले पेज में छापी है, 1/4 में, 1/4। और जब ऐड की जाती है तब फ्रंट पेज पर होते हैं, फ्रंट पेज पर, फुल पेज पर ऐड किया जाता है। आप ये भाई आप एक तरफ देखिए कुणाल कि हम भारत सरकार ये कह रही है कि हम आयुष को बहुत एम्पावर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमने स्टैब्लिश किया है, लेकिन अगर हम इस तरीके के फॉल्स क्लेम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी आयुष का जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि जिस इनिशिएटिव में एक पोटेंशियल है कि वो एक ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, उस पर बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा।
बिल्कुल उसमें अश्विनी, बहुत बड़ा आयु, डेंट है। और बिल्कुल सबसे मैं बड़ी ये, बात आप समझिएगा कि आज मैं तो यहां तक कहूंगा कि इंडिया हम्म, के अंदर ऐसे जो फॉल्स क्लेम करते हैं, जो तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट को कोई ना कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि ताकि आगे फ्यूचर में कोई इस तरीके की दोबारा से इस तरीके का दुस्साहस ना करे। अश्विनी फ्रेमवर्क है, यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है कि फ्रेमवर्क है, लेकिन लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। हम भारतीय नागरिकों को गुलाम समझा है सरकार ने। मैं बताता हूं आपको, आप कह रहे हैं ना आयुष बहुत अच्छा अल्टरनेटिव, आयुष एक कल्चरल अल्टरनेटिव हो गया, साइंटिफिक अल्टरनेटिव नहीं है। सुनिए कैसे। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके पास एक संस्था है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उस एएससीआई। संस्था ने आप, हाँ, उस संस्था ने आपको 948 यानी कि 948 ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट की लिस्ट भेजी आयुष को। आप बताइए आपने उसमें किया क्या? उनके पास कोई जवाब नहीं कि 948 जो ये ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट का मतलब ये कि फेक है एडवर्टीजमेंट, एग्जेगरेटेड उसमें क्लेम किए गए हैं, जो हो नहीं सकती हैं चीजें वो उसमें प्रोवाइड कर दी गई, जैसे हमारे रामदेव साहब करते रहे। ये तत्काल डायबिटीज ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, टीबी ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हमारे पास फ्रेमवर्क है, तो असल में गलती किसकी है? सरकारी स्तर पर है। मतलब एक आदमी, मुझे तो साफ साफ पॉलिटिकल लगता है अश्विनी, इसमें साफ है कि बिल्कुल रामदेव जो है, बिल्कुल। रामदेव इनको फायदा पहुंचा रहे हैं राजनीतिक रूप से, और ये रामदेव को आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं, क्विड प्रोको है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्लियर कट जो हम नेक्सस की बात करते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन नेक्सस, क्योंकि मैं रामदेव जी को बिजनेसमैन ही मानूंगा। वो एक तरीके से बिजनेस ही कर रहे हैं वो, राइट। इंडीड इज भाई, वही हाँ, बिजनेसमैन ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट का नेक्सस था इनके साथ। अगर गवर्नमेंट चाहती तो बहुत स्ट्रांग इनिशिएटिव ले सकती थी और इस प्रॉब्लम को, आप सोचिए, इस सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप फेक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं इतने छोटे से मैटर में। जो मैटर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्व किया जा सकता है, जो मैटर एक स्टेट लेवल पर सॉल्व किया जा सकता है, वो मैटर को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन, and Supreme Court has to give direction to the state government, and Supreme Court has to bell the cat directly. So don't you think it is a complete, it is a complete failure of the systematic institutions that are present in India? इसीलिए बिल्कुल कहा जाता है कि अल्टीमेटली जो हम आज बात कर रहे हैं, इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं, थिक्स की बात करते हैं, वो इंटेग्रिटी थिक्स कैसे इंकलकेट होंगे? वो खाली फ्रेमवर्क बनाने से नहीं होंगे। वी नीड पीपल विद इंटेग्रिटी, वी नीड इंस्टीट्यूशंस। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हम लोगों से बड़े हैं। आप इंस्टीट्यूशंस को करप्ट नहीं कर सकते हैं आप। और अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट टाइम में इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये और जो आयुर्वेद का केस है, पतंजलि आयुर्वेद का, ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। क्लासिक और हम एग्जाम्पल एक तरफ और कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे हम। अब आप सोचो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या इमेज बन रही होगी, सोचो आप, नहीं, कि हमारा ही सुप्रीम कोर्ट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अश्विनी हम लोग अफ्रीका के कंपैरिजन में पहुंच गए हैं। आपको ये वाला एमडीएच और एवरेस्ट वाला याद होगा, ठीक है। बिल्कुल। अभी एमडीएच और आपको, एमडीएच। हाँ, हाँ। और आपको नेस्ले वाला भी पढ़ा, आपने नेस्ले वाला भी पढ़ा होगा कि नेस्ले जो है हमारे यहाँ बच्चों को जो जो अपना कंटेंट सेरेलेक बना रही है उसमें ज्यादा शुगर कंटेंट रख रहा है। और आप सोचिए ये लापरवाही वो कहाँ कर रहा है? वो भारत अफ्रीकन में। देशों में कर रहा है, अफ्रीकन देशों हाँ, में, भारत में और लैटिन अमेरिका में। लैटिन इसका अमेरिका। मतलब है कि यहाँ की लीडरशिप इतनी लचर, कमजोर और बेवकूफ है कि उसको यही नहीं पता है कि हमारे देश के बच्चों के साथ हो क्या रहा है। हम इतने कमजोर हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम इतने, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुणाल, मैं आई बैक टू डिफर विथ यू। हम कमजोर नहीं है, हमारी नीयत साफ नहीं है एक्चुअली। नेस्ले यहां पर मैनिपुलेट कर सकता है सरकार को। नेस्ले वेस्टर्न कंट्रीज में, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आप एमडीएच का आपने मुद्दा उठाया, एमडीएच और एवरेस्ट जो बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में मसालों का, आप सोचिए बैंकॉक और सिंगापुर ने पूरी उनका जो पूरा स्टॉक था वापस कर दिया और ये कहा कि आपके मसालों में, आपके स्पाइसेस में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया है। इथाइलिन ऑक्साइड हम पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं और ये फूड आइटम्स में ये प्रोहिबिटेड है। आप कार्सिनोजन समझिए है, इस बात। कार्सिनोजन है, एग्जैक्टली, कैंसर के लिए कार्सिनोजेन कहते है ये। तो हैं। चक्कर क्या है कि हमें बात, हमारे यहाँ पे जो FSSAI है, फूड फूड जो FSSAI जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी ऑफ जिसकी, इंडिया। हाँ, हम्म। वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है।
सवाल ये उठ रहा है। हम्म। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को दुरुस्त करने की जरूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंस्टीट्यूशंस, वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंस्टीट्यूशंस टू वर्क इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा क्योंकि रहा है, हमको पर तो बस हाँ बस मैं ये कह रहा था कि जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी रिलेटेड मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो किसी मिनिस्टर के अंतर्गत काम करती है, बिल्कुल और जो मिनिस्टर बिल्कुल है वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे काम कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक कमजोर सरकार के अंतर्गत हैं जहां हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जस्टिस हेमा कोहली ने साफ कहा कि ये बात बच्चों की है, हमारे देश के बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, आप ये लापरवाही नहीं कर सकते। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो गॉड नोज हमारा क्या होता, कोई ध्यान ही नहीं देता कि क्या होने वाला। अब आप देख इसीलिए लीजिए हमारे दुबई भी कॉन्स्टिट्यूशन संस्था। फाउंडिंग फादर्स बहुत समझदार थे, और उन्हें यह थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बना, अगर एग्जीक्यूटिव फेल होगा तो लेजिस्लेचर आएगा, लेजिस्लेचर फेल होगा तो जुडिशरी आएगी। तो वो चीज आज कहीं ना कहीं सही दिख रही है। जब हमारे को बिल्कुल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल कर रहे हैं, तो जुडिशरी इज कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ अवर कॉमन मैन यार। सही कह रहे हैं श्वेक। एक और खबर है जिससे पता चल रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन डामाडोल हो रहे हैं। हिंदू में ही है ये, ईसी बोल रहा है वी आर एग्जामिनिंग मोदी जीज राजस्थान स्पीच। 2 दिन हो गए हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी जी की जो राजस्थान में दी गई स्पीच है उसको एग्जामिन कर रहा है। आप सोचिए, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग भाग 15 बनाया है, पार्ट 15 अलग से है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं हमारे संविधान में जिसके लिए अलग से एक हिस्सा बनाया गया हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनमें से एक है। उस भाग 15 में सिर्फ 5-6 आर्टिकल ही हैं और सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो डिवोटेड है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्शियलिटी करता दिख रहा है। आपको लगता है क्या ये पार्शियलिटी है? 2 दिन में वो ये नहीं समझ पाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिलीजियसली इन्फ्लेटेड स्पीच दी थी। बिल्कुल सही। देखो, आपको समझना पड़ेगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग था, तो आप हमने चुना हम भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको डेमोक्रेसी को एफिशिएंट, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट बनाना है इंडिया के अंदर, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, एज यू करेक्टली सेड। एंड देयरफॉर देयर आर सेपरेट प्रोविजंस गिवन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सो दैट ईसीआई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। लेकिन ये खाली किताबी बातें। रियलिटी क्या है? जो इलेक्शन कमीशन की, इसीलिए आपने देखा होगा प्रीवियस मंथ्स में जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट है, वो ही अपने आप में क्या हो गया, प्रॉब्लमैटिक हो गया। होना क्या चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को में जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। द ऑफिसर्स विद अ सर्टेन पॉलिटिकल बैकग्राउंड आर बीइंग अपॉइंटेड। अपोजिशन को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, राइट। देयरफॉर इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो जितनी क्विकली एक्शन जो है अपोजिशन लीडर्स पर हो रहा है, उतनी क्विकली एक्शन रूलिंग पार्टी के लीडर्स पर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। दैट बिल्कुल इज द। सही। तो इसलिए कहीं ना कहीं नाउ आई थिंक वी नीड टू रीस्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ देयर इज अ टाइम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स needs to be transparent, and government should take an initiative that the people of high integrity, without having any inclination towards any political master, these kind of people should get into the election commission of India. Only then you can see the things changing at ground level. Yeah. पर आप जानते हैं कि ये हो कैसे पाएगा? पॉलिटिकल इंक्लिनेशन तो किसी का भी हो सकता है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने का मतलब ये तो नहीं कि आपको पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं होगा। इसीलिए सीजेआई ने, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ये निर्णय दिया था कि जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुने या और भी कमिश्नर्स को चुने, तो आपको करना क्या है कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें सरकार डिसाइडिंग ना हो, मतलब सरकार निर्णयकारी क्षमता में ना हो। तो उसमें 2 लोग ऐसे थे जो सरकार नहीं थे सीधे, मतलब बिल्कुल। पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और विपक्ष अब का नेता लीडर हो ऑफ गया। अपोजिशन। हाँ, और ये हो गया। पर ये बदल के उन्होंने 2 पॉलिटिकल कर लिए और 2 पॉलिटिकल सेंट्रल लीडरशिप के लोग कर लिए, और यहां उठा करके एक विपक्ष का कर दिया। बिल्कुल साफ था कि प्रधानमंत्री जिसको मतलब कमिश्नर चाहेंगे वो चुनना बन चाहेंगे जाएगा। उसको, तो उन्होंने वही कर लिया फाइनली, और उसका अब रिजल्ट हमको साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। केजरीवाल के मामले में आप क्या, ये केजरीवाल की खबर है, अरविंद केजरीवाल की। कल मैंने पढ़ा कि
राउज एवेन्यू कोर्ट में जज हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने केजरीवाल साहब ने मांगा था कि इनको रेगुलर एक डॉक्टर चाहिए, रेगुलर डॉक्टर जो कंसल्टेशन चाहिए, और एक छोटी सी डिमांड थी कि उनकी पत्नी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में सामने साथ आ जाए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, मतलब दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2 CR के आसपास है। 2 सीआर के आसपास है, 2-3 करोड़ मतलब पॉपुलेशन का प्रतिनिधि है। आपने उसको जेल में डाल दिया, इसको कानूनी प्रक्रिया कह रहे हैं। वो अपने इलाज के लिए व्यवस्था भी नहीं कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उसका इलाज ऐसे हो, अभी वो मुख्यमंत्री है, अभी वो आरोपी है, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड येट, है ना? और राइट, इसके राइट, राइट। इसके बावजूद आप उसके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने एम्स की एक कमेटी बनाई है, पर फिर भी मतलब मुझे लगता है स्वास्थ्य का अधिकार है उसको। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रिजनर्स जो होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं। तभी हम एक रिपब्लिक की हम बात करते हैं, हम एक बात करते हैं एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की। तो जो हुँ, व्यक्ति कन्विक्टेड है या जो व्यक्ति विक्टिम है, उसके भी अपने राइट्स होते हैं, जिस राइट्स को गवर्नमेंट को जो है फुलफिल करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल इज अ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट, एंड ही हुँ। रिप्रेजेंट्स up he represents thousands, lakhs, crores of people here, and therefore government should respect his rights, but ऐसा नहीं हो रहा है because it's this is a political, मतलब कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि करप्शन सिर्फ क्या अपोजिशन के अंदर है यार। ऑल और द ऑपोजिशन इज करप्ट इन इंडिया। अगर आप ऑपोजिशन को ही खत्म कर देंगे तो फिर डेमोक्रेसी में तो कोई सेंस ही नहीं बनती। नोबडी इज देयर टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। हाँ, तो दैट इज द सेंट्रल पॉइंट। लीडरशिप जो मुझे आज हैरानी की इस बात पर हो रही है कि लास्ट 10 years में एक भी सीबीआई हो चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, उसने किसी भी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर को या ब्यूरोक्रेट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। दिस इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आपको ऑल इस द पर भी आश्चर्य। करप्शन, हुँ। ऑल द करप्शन लाइज इन दी अपोजिशन पार्टीज। होना ये चाहिए कि यस, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, वो चल ही रहा है, लेकिन आप जो एक राइट्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट करने चाहिए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर आपको इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए अश्विनी कि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, हम उसमें लगातार नीचे आए हैं, और हम डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है, वीडेम रिपोर्ट है, हर जगह नीचे ही पहुंच रहे हैं हम लगातार। तो ये सारे जो मैनिफेस्टेशन जो हमको दिख रहे हैं कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को ही, अपोजिशन लीडर्स को ही वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये साफ है। एक खबर इसमें दैनिक जागरण में है, हो सकता है आपके पास नहीं हो अखबार। इसमें इन्होंने हाँ। फ्रंट पेज पर छापा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा को सुनना भी गुनाह था। ठीक है। अब मेरी चिंता क्या है, इस अखबार की चिंता है कि हनुमान चालीसा सुनना गुनाह था, और ये प्रधानमंत्री को पूरे देश में उन्होंने सर्वे कराया था, और प्रधानमंत्री को मालूम चल गया था समाओ कि पूरे देश में लोग हनुमान चालीसा नहीं बोल पा रहे थे। हम लोग तो खूब बोल रहे थे, हमने तो खूब हनुमान चालीसा बोली, आज भी बोली, कल भी बिल्कुल, बोली। और आप देखिए, ये अखबार देखिए, इन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर के शुरुआत में आधे हिस्से में ये लिखा है, और बगल में क्या है खबर? बगल में खबर है सुनी, जलकल की लापरवाही से खुले मैन होल में गिरा बच्चा मौत। अरे आपको यहाँ लोकतंत्र मैन होल में गिर गया, उसकी मौत हो रही है, आपको आपको ये पढ़, आप सामने लिखिए। आपको यहाँ पर विपक्ष की खबर होनी चाहिए थी, विपक्ष की खबर होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष की खबर पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दी। एक्चुअली ये कर कुणाल, रहे हैं जब क्या? आपका, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, जब आपका कॉल आया था कुणाल मेरे पास और आपने कहा कि अश्विनी में इस तरीके की एक श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं हम, आपको हम्म। समझना पड़ेगा आज अखबार भी कहीं ना कहीं वो लोगों की आवाज नहीं बन रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल हाउसेस की आवाज बन के रह गए। हम्म। जो जो भारत की आजादी का यदि आप इतिहास देखेंगे, तो अखबार जो होते थे वो जन तक आवाज पहुंचाना, लोगों की आवाज पहुंचाने का काम, लोगों में अवेयरनेस करने का काम, लोगों में यूनिटी, वो उनको ऑब्जेक्टिव था। आपने जिस जिस अखबार का जिक्र किया दैनिक जागरण का, ये हिंदी में प्रकाशित होता है और इसका बहुत अच्छा जो है सर्कुलेशन सर्कुलेशन। है हिंदी बेल्ट्स के हम्म। अंदर। लेकिन अगर आप दैनिक जागरण की पृष्ठभूमि देखेंगे तो दैनिक जागरण अखबार जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ अखबार है। और वही चीज आपको उसके फ्रंट पेज की न्यूज सिलेक्शन में दिख रही है। आप सोचिए, हमारे देश का, आज मुझे बड़ी हतुक के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज भी इंडिया का 2024 का चुनाव जो हो रहा है, वो इस बात पे चुनाव हो रहा है
कि हनुमान चालीसा, मुसलमान, हिंदू, धर्म, जिस चीज के लिए सोचिए हमारे देश के लोगों ने अपनी जान दी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ ताकि भारत इससे ऊपर उठे। लेकिन आज भी हम 2024 में, जहां हम एक तरफ बात करते हैं वाईफाई की, बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत, राइटर, भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, और आज आप ये कह रहे हैं कि भारत 2014 से पहले हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे थे। आप सोचिए कितनी वियर्ड बात है। मैं हिंदू होने के नाते मैं तो अपने घर में रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था, मुझे कौन रोकेगा। वही वही तो प्रधानमंत्री समझ नहीं रहे, प्रधानमंत्री दिमाग को हुआ क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत ही सोची समझी, मेरे ख्याल से एक बड़ा रणनीति है। स्ट्रक्चर्ड रणनीति है ये। कि आप देखो, मुझे इसीलिए क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स थे कुणाल, उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात कही थी कि आप सोचिए उन्होंने क्यों कहा कि हम रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं राजनीति से। क्योंकि वो जानते थे भारत एक जो है मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। वहां पर अब आप सोचिए, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो आप जो है अपीस कर रहे हैं, तो अपीस हो गया ना एक तरीके से। आप हिंदू वोटर बिल्कुल। को अपीस कर रहे हो और बाकियों को आप हाशिए पे लेके जा रहे हो यार। दैट इज द पॉइंट। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस न्यूज को देखना चाहिए और दे शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन दिस। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द हम्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी कि इस पूरी तरीके की कांग्रेस। कम्युनल जो हम्म। न्यूज आ रही है, इससे इलेक्शन कमीशन को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए कि जो इलेक्शन हो वो उन मुद्दों पर हो जो लोगों की लाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना ना पढ़ना ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें सरकार नहीं बताएगी मेरे को, और ना मुझे कभी रोका गया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं या नहीं पढ़ूं यार। राइट, ये बिल्कुल। मेरा अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है मेरी। पर अश्विनी ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चश्मे का नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको खबरें दिख नहीं रही हैं ये सारी, उसकी हालत बहुत खराब है। पूरी कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस गई है, सारी शिकायतें की हैं, और देखिए वो कब फैसला देते हैं। हो सकता है 4 जून के बाद ही उनका फैसला है। उनसे तो कोई हम्म, आशा करना ही बेईमानी है। अच्छा, एक चीज है जिस पर मुझे लगता है कि हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए, और ये पिछले दिनों भी काफी उस पे रहा है, खबरों में रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ गई है। अभी परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें था कि भारत सरकार का जो डायरेक्ट टैक्सेस है, रेवेन्यू है, वो 18% बढ़ गया है, अप हो गया। तो केंद्र सरकार तो कह रही है कि मतलब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स बढ़ रहा है लोगों का, इसका मतलब लोगों की आय बढ़ रही है, उनकी जेब में पैसा आ रहा है, इसका मतलब भारत में समृद्धि हो रही है। पर हम्म। आपने पर आपने वो रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें बताया वर्ल्ड गया है कि इक्वलिटी भारत रिपोर्ट में अभी आई है और उसमें उसने क्लियर ये कहा है कि भारत में जो व्हाट यू कॉल इट, असमानता है, इनइक्वलिटी का जो असमानता। जो वो बिल्कुल, बहुत आर्थिक ज्यादा असमानता। बढ़ रहा है। और आप एक बात समझिएगा, अभी जिस तरीके से हम जा रहे हैं, देखिए आप समझिए इस चीज को कुणाल, आर्थिक रूप से समझने की इसको जरूरत है। हुँ, 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 हुँ। आने वाले 4-5 साल में दुनिया बदलने वाली है। आने वाले हुँ, 5 years डाउन द लाइन आप देखेंगे पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, आज हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग कार्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। समझिएगा कि जो गरीब आदमी है, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो हाथ का काम करता है, राइट। हुँ, 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 और जो दिमाग का काम करते हैं वो आपकी अपर क्लास है, तो दिमाग का काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी, हाथ का काम हुँ। जो है गरीब लोग कर लेंगे, तो मिडिल क्लास क्या करेगा, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा। सीरियस आप समझ क्वेश्चन रहे है, हैं बात सही बात को, है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। समझिए इस बात को। आपने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अगर हुँ, आप इन इकोनॉमिक सर्वे का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, इंडिया हुँ, की मोर देन 70% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। हुँ, आप समझिए इस बात को। इनफॉर्मल सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जो भारत में क्रिएट होती है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही है, विच डज नॉट कवर्स अंडर दी दिस डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन। हाँ, सेकंड पॉइंट आप इनफ समझिएगा, क्या टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करके क्या मैं ये कह सकता हूं कि सब लोग जो है रिच हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही रॉन्ग रॉन्ग एनालिसिस है मेरे हिसाब से। रियलिटी ये हो रही है कि जो रिच हैं वो और रिच हो रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, रियलिटी ये है। ये बात वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कैटेगोरिकली इस बात को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है।
और ये सरकार के लिए क्योंकि आप समझिए, पहले हमने 2000 में हमने कहा भारत के पास डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बिल्कुल है हाँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन आप उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? आज आप हम्म। समझिएगा, भारत अपने 75 सालों के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है, सबसे ज्यादा। जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मैक्सिमम है वो। आप क्या कर रहे हैं उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए? हमारे पास एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। आज भी आप सोचिएगा, अगर भाई आप अगर आपको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करना है कुणाल, तो हमने क्या किया, वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप कंट्रीज थी, उनका उनका जो डेवलपमेंट वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आए, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आए, राइट? बिल्कुल। और भारत में क्या हुआ, हमने प्राइमरी सेक्टर से सीधा जंप कहा मारा टर्शरी सेक्टर में। इसीलिए हम्म। जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर। बट सर्विस हम्म। सेक्टर जो है वो बहुत ही इलीट क्लब है, यू आर गेटिंग इट? इलीट हम्म। क्लब है, वहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम क्रिएट होती है, राइट? वहां पे जॉब बिल्कुल। करने के लिए मुझे इंग्लिश स्पीकिंग होना पड़ेगा, वहां पर जॉब करने के लिए मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल स्पेसिफिक सेक्टर है। और अगर मेरे को इंडिया में बिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करनी है और मेरे को इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिसास्टर नहीं बनने देना है, तो उसके लिए मुझे जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उसमें मेरे को अपने इनफॉर्मल सेक्टर का जो परसेंटेज है 80% के आसपास, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मेरे को इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा वर्ल्ड का, तो मैं इन इन पैरामीटर्स को अचीव कर पाऊंगा। लेकिन दुख की बात यह हो रही है कि 2024 के चुनाव के अंदर चुनावी मुद्दा यह है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा और इन टॉपिक्स को नहीं उठाया जा रहा। ये तो सही है। अश्विनी, ये नहीं बताया आपने हम्म, हाँ आपने हाँ, ये नहीं बताया कि ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ये बता रही है कि हम पिछले 200 सालों की सबसे ज्यादा गहरी असमानता को झेल रहे हैं। सबसे बिल्कुल ज्यादा सही, बिल्कुल। इनइक्वालिटी, इवन इवन ब्रिटिश काल से भी ज्यादा असमानता। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्रिटिश काल में तो बहुत असमानता थी, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते थे। तो क्या ये सरकार भी ऐसी है कि हमें इंसान ही नहीं समझती? भाई आप ऐसे एक बात असमानता समझिए, कैसे आ जाएगी? हाँ देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इन इक्वालिटी को जो उन्होंने पैरामीटर्स पे इन्होंने जो मॉनिटर किया, इन इक्वालिटी को स्टडी किया, आज हम्म। के टाइम में देखो क्या है, एक तरफ आपके सामने बैंगलोर है, राइट? हम्म। बैंगलोर में एक जगह है कोरमंगला, वेरी अपर स्केल एरिया ऑफ बैंगलोर, वहां पर आप 5 मिनट खड़े हो जाइए, तो वहां हम्म। लोग कहते हैं सर 5 मिनट में यहाँ से आपको पोर्शे, बेंटली, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू निकलती हुई नजर आ जाएंगी। हम्म। एक तरफ आपको, जैसे मैं दिल्ली जैसे शहर में रहूं जहां पर आप भी रहे, मैं भी रहा हूँ, वहां पर एक हम्म। तरफ जो है आपको नोएडा दिख रहा है, गगन स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं, गुड़गांवा दिख रहा है। और वहीं आपको उसी दिल्ली में जहांगीरपुरी भी है, मंगोलपुरी भी है, गांधीनगर भी है, नेहरू विहार भी है। तो सवाल हम्म। आपके सामने है, इस सवाल का उत्तर आपके सामने मिल जाएगा। एक तरफ मेरे पास बैंगलोर है, दूसरी तरफ मेरे पास झारखंड है, जहां पर आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दूर मेरे पास ईस्टर्न यूपी भी है, जहां पर आज भी जॉब्स नहीं है। पूरा बिहार, बिहार छोड़कर माइग्रेट हो रहा है और वो फार्मिंग कर रहे हैं केरला के अंदर, पंजाब के अंदर। आपका जो पूरा ये जो बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट है, आपका राजस्थान, आपको राजस्थान के पाली के लोग आपको गोवा में नौकरी करते हुए मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है मैक्सिमम इनइक्वलिटी प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी एट ग्राउंड लेवल। एक तरफ है एक आदमी महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, और दूसरी तरफ एक आदमी है कुणाल, जिसे एक दिन का 200 रुपये दिहाड़ी भी नहीं मिल रहा है। अश्विनी, वो कह रहा है कि मैं मेहनत की है, मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैंने मेहनत की, मुझे पैसा मिल रहा है। और इसने मेहनत नहीं की है, पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए इसको पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें क्या अच्छा, दिक्कत हो यहाँ सकती है? पर, अच्छा ये आपने बड़ा आपको अच्छा नहीं मुद्दा लगता? उठाया। यहाँ पर है हम्म। पे मुझे एक बात समझिएगा, एजुकेशन किसकी जिम्मेदारी है? एजुकेशन गवर्नमेंट, जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार की। जैसे आप समझिएगा, बहुत पहले हमारा ये मानना होता था कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि मेरे नक्षत्र इधर उधर हो गए हैं, जो लक्ष्मी माता मुझसे नाराज हैं, राहु केतु से भिड़ गया एंड ऑल दैट, और इसलिए हम्म। मैं गरीब हूँ। हम्म।
उसके बाद जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स डेवलप होती है धीरे धीरे और रिसर्च आते हैं, स्टडीज आती हैं, तो ये कहा जाता है कि साहब हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारी सरकार हमें फेल कर रही है गरीब, हमारी सरकार की पॉलिसीज हमें गरीब बना रही है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कुणाल, आप भी 90 के दशक में रहे हैं, मैं भी 90 के दशक में रहा हूँ। हमने वो समय देखा है जब हफ्ते में एक बार चित्रहार आता था, याद, बुधवार को, हफ्ते में संडे वाले दिन जो है एक मूवी आया करती थी, राइट। और मोहल्ले में जिसके घर में कलर टीवी होता था वो तो भैया मोहल्ले का जो है रसूखदार आदमी होता था। हाँ, अच्छा, सही जिसके बात। पास मारुति 800 होती थी वो बहुत अमीर आदमी होता था, राइट। हम्म। लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आज आपको भारत के किसी भी शहर में आप चले जाइए, कुछ देर के बाद आपको वहां से ऑडी, बीएमडब्ल्यू निकलती हुई दिख जाएगी। हम्म। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ सरकार की नीतियों से, राइट। आप हम्म समझिएगा, जो जब हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, जो जैसे आप आईआईटीज हैं, एम्स हैं, जो बनाए गए इस पर्पज से बनाए गए ताकि हम्म हर बच्चा इनको एक्सेस कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? एजुकेशनल इनइक्वालिटी आ रही है। कि मैं यहां भी एक बार बात कहूंगा कि मैरिट इन इटसेल्फ इज एन इनइक्वालिटी। पढ़ाई आप कर पाया, पढ़ाई कैसे कर पाए आप? भाई आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज थी, आपके पास वो अवेयरनेस थी। अगर एक हम्म बच्चा है उसके पास वो अवेयरनेस ही नहीं है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि गलती उस बच्चे की है। तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी सरकार बनती है। की। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आईआईटीज में वही बच्चा जाएगा जो दिल्ली का बच्चा है, या जो कानपुर में है, या जो कोटा में है? कायदे से होना क्या चाहिए था? कायदे से होना ये चाहिए था कि आईआईटी की का स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाना चाहिए था कि हर बच्चा कहीं पर भी हो वो अपने आप पढ़ाई करके निकल जाए। लेकिन आज जिसके पास अच्छी कोचिंग नहीं है, वो उस एग्जाम को, आज भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे, द पीपल हु आर गेटिंग कोचिंग, दे आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर क्रैकिंग जेई। तो हम्म। ये स्थिति यहां तक कैसे आ गई? ये सवाल और पूछने वाले हैं। और क्रैक करने के बाद भी आप फीस के स्ट्रक्चर देखिए, आईआईटी फीस और का आईएम जैसे स्ट्रक्चर देखिए, इंस्टीट्यूशन में आप बिल्कुल। स्ट्रक्चर देखिए। मुझे याद है जब ये मुझे बात है 2000, अगर आप 99 2000 पे देखेंगे तो आईआईटी की फीस हुआ करती थी 1500 1800 रुपये पर सेमेस्टर। अगर आज आप आईआईटीज को देखेंगे तो आज आईआईटीज की फीस 10 lakhs के आसपास है, 8 to 10 lakhs पर एनम के आसपास उनकी फीस आ रही है। तो दैट इज द क्वेश्चन। और आज आपने, आपके यहाँ हिंदू नहीं आया है, मैं आपको एक खबर बताता हूँ, स्पॉटलाइट में इन्होंने निकाला है कि राइट टू एजुकेशन में जो कोटा है वो श्रिंक कर रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है राइट टू एजुकेशन के हिसाब से कोटा दे ही नहीं रहे हैं, डिनाई कर दे रहे हैं, सीधे सीधे डिनाई कर रहे हैं। अब ये अब देखो सरकार की यहाँ पर जिम्मेदारी। क्या है। हाँ, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इस पे स्टडी करी है। तो हम्म यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंडर राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट ने बनाया, under हम्म this right to education, private schools are, they are supposed to give admission to the people, 25%। students coming from the economic poor backgrounds. हम्म। अब हो क्या रहा है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने तो कोटा बना दिया। अब प्राइवेट स्कूल्स हम्म ये कहते हैं साहब हम उन बच्चों को एडमिशन देते हैं, गवर्नमेंट इनको गवर्नमेंट हमको कंपनसेट ही नहीं करती है। गवर्नमेंट हमें कंपनसेट ही नहीं करे भाई। अंदर राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट को कंपनसेट कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को, उनकी जो एजुकेशन है एंड ऑल दैट। तो दे आर, गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम एक्चुअली। तो फिर आज क्या हो रहा है? राइट टू एजुकेशन जो है स्लोली हम्म स्लोली डाइंग अ स्लो डेथ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में रिलक्टेंट हो रहे हैं कि भाई इन बच्चों का पैसा तो हमें मिलता ही नहीं है वहां से। जैसे आपने हम्म। याद होगा, आपको दिल्ली सरकार ने एक प्रोग्राम निकाला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग सेंटर, समथिंग लाइक दिस, राइट। अच्छा अच्छा। जिसमें मेरी जिसमें उन्होंने जानकारी कहा नहीं। कि हर बच्चा जो है तैयारी करेगा और उसकी तैयारी की फीस जो है हम पे करेंगे। ठीक है। हम्म सारे हम्म कोचिंग सेंटर्स को दिल्ली सरकार ने क्या किया, इस स्कीम में जो है ज्वाइन कर लिया। बच्चे गए वहां पर कोचिंग करने। हम्म कोचिंग हम्म करने गए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन जब बच्चों की फीस ही नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से, उन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया। वो पॉलिसी आज क्या है? वो पॉलिसी आज खड्डे में चली गई, फेलियर हो गया। तो आपने अब इसके गिमिक तो बनाया पॉलिसी बना के, आपने एक बार अट्रैक्शन तो क्रिएट किया, लेकिन हम्म लॉन्ग रन में क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या आउटकम रहा, ये किसी को नहीं पता। वही राइट टू एजुकेशन का हो रहा है। आपने राइट टू एजुकेशन तो बना दिया कि 25% कोटा हर दिल्ली के और किसी भी जगह अच्छे स्कूल्स में बच्चों को मिलेगा, लेकिन हम्म गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी अधूरी तरीके से पूरी कर रही है। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स जो है दे आर सेइंग नो टू द स्टूडेंट्स कमिंग अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट कोटा। दैट इज। एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, अश्विनी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कायदे से इसको देखते, पर इन्होंने देखा नहीं। और आपने क्या पढ़ा अखबार में? आज जो मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड का मेरे पास अखबार है, बिजनेस स्टैंडर्ड। और आज हम्म। मैं एक न्यूज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम्म। एक मिनट। जैसे अभी क्या है, सेंटर बेट्स ऑन सेमिकॉन टैलेंट स्वदेश मूवमेंट। ये हमारे जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो हम्म। कम्युनिकेशन आईटी एंड रेलवे मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यदि आपको आईटी सेक्टर में रूल करना है, तो हम्म। आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश होना पड़ेगा। इंडिया का आईटी सेक्टर के अंदर पूरा जो इंपोर्ट है, 90% से ज्यादा इंपोर्ट अब्रॉड हम्म। से हो रहा है सेमीकंडक्टर, सारी चिप्स से। तो नाउ हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम जो हम्म। है सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन फैब यूनिट्स होती हैं, फैब्रिकेशन यूनिट्स होती हैं, उसको हम हम्म। स्वयं इंडिया में बनाएंगे एंड ट्राई टू क्रिएट अ स्वदेश ओन प्रोडक्ट, ओन सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया टू मीट द हम्म। रिक्वायरमेंट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज, जिसपे ये गवर्नमेंट कर रही है ये काम। अब कितना इसमें अचीव होगा, दैट नीड्स टू सी। तो नहीं, इस मतलब खबर में मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर को लेकर पॉलिसी लाई गवर्नमेंट, तो क्या ये जो इसका रॉ मटेरियल है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, और इंडियम है, गैलियम है, ये भारत में तो होता नहीं। तो हम ये तो इंपोर्ट पर ही इधर बेस्ड हैं। हम इंपोर्ट पर ही बेस्ड हैं, खासकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, और आपके देखें तो चाइना वगैरह में है, तो हम अल्टीमेटली तो इन्हीं पर बेस्ड हैं। इसको लेकर कुछ मिला आपको आर्टिकल में कि क्या करने वाले हैं? सिंपल देखो सिंपल देखो, पॉलिसी से क्या अभी होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स जो हैं, ये क्रिटिकल एलिमेंट्स तो हमको बाहर से प्रोक्योर करने पड़ेंगे। लेकिन हम्म। अगर इन द लॉन्ग रन इंडिया अपनी खुद की इन हाउस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर देता है, जिसमें ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया 20,000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ हम्म। इंडिया will invest in the modernization of the semiconductor fabrication units। तो हम्म। इससे एक बहुत बड़ा क्या होगा कि इंडिया एक सेमीकंडक्टर हब निकल के आएगा साउथ एशिया के अंदर। क्योंकि आप समझिएगा कि आज की डेट में सारी दो कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, एक ताइवान है और दूसरा साउथ कोरिया है। और इंडिया हैज हम्म। द पोटेंशियल। इंडिया क्यों पोटेंशियल इंडिया में? क्योंकि हम्म। अक्रॉस द वर्ल्ड यदि आप देखेंगे, और सेमीकंडक्टर जो इंजीनियर्स हैं जितने भी मैक्सिमम 25 to 30% जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, सीनियर टैलेंट है इस डोमेन का, they all are Indians। तो इसलिए गवर्नमेंट आर सेइंग दैट कम बैक टू इंडिया, हम्म। invest your talent here in India and develop in-house semiconductor manufacturing hub in India। That is it। हम्म। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर लॉट ऑफ पीपल, फॉर दिस कंट्री, जियोपॉलिटिकली आल्सो एंड हम्म। इकोनॉमिकली आल्सो। बिकॉज सेमीकंडक्टर क्या है कुणाल, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। बिकॉज पहले तो मैं जो सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जो सुन रहे हैं, सेमीकंडक्टर होता क्या है बेसिकली? हम्म। सेमीकंडक्टर बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच का जो मटेरियल है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, राइट? बिल्कुल। कोई भी हम्म। आप छोटे से छोटा, यानी कि आप सोचिए एक स्मार्टफोन से लेके आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आप आइटम बनाते हैं, आपको क्या चाहिए? एक चिप चाहिए, राइट? बिल्कुल। और हम्म। चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। चिप क्या होती है? हम्म। चिप एक स्मॉल सी स्पेस है जहां पर आप हम्म। मिलियंस ऑफ स्मॉल सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स फिट कर देते हैं, राइट? तो इसके लिए यू नीड वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। और अभी वर्ल्ड का जितना भी मैक्सिमम, जैसे आप देखेंगे अमेरिका का सारा जो सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट है ताइवान से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बिकॉज हमारे पास, अब देखिए ये बिकॉज वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स हियर इन दिस फील्ड यार, कि इंडिया अगर सिस्टमैटिकली इस पे परस्यू करता है तो वी कैन बी अ गेम चेंजर इन दिस सेमीकंडक्टर डोमेन। नहीं अश्विनी, मैं बस यही समझना चाह रहा हूँ कि हम गेम चेंजर कैसे बनेंगे, मतलब हम हब कैसे बना पाएंगे? मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके हब बना पाने वाले हैं? असल में आप ये तो सोचिए कि ताइवान और चाइना हब कैसे बने हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट हाँ से तो नहीं बने हैं। हाँ, आप सिर्फ समझिएगा। इन्वेस्टमेंट मैं एक बात, बस छोटी सी बात करना। अगर इन्वेस्टमेंट से ही हब बनना होता तो क्या यूरोप में इन्वेस्टमेंट की कमी थी, या फिर यूएसए में इन्वेस्टमेंट की कमी थी? वो हब क्यों नहीं बन पाए? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि हमें क्यों लगता, मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में, वेफरिंग के बारे में, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हब कहाँ से बन जाएंगे।
ये भी एक मिराज तो नहीं है जो सामने लाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हम हब बन जाएंगे? बस इतना जानना था। हाँ, आप समझिए कुणाल, हब बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। ठीक है। और एट प्रेजेंट इंडिया इज द ओनली कंट्री which is having 25% to 30% of its senior talent in the semiconductor industry across the world. तो ओके, ये ये इंडिया एक। का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हम्म। you need to have a strong pool of talent of engineers, which India is having. Right? Clear? Point number third, India is having the this one's resources being done. Secondly, if because आप समझिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर कहीं भी कोई भी इक्वेशन चेंज होती है, कोई भी ग्लोबल थ्रेट होता है, हमारी पूरी सर्विस सेक्टर बैठ जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारी अपनी इन हाउस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। एंड दैट इज ठीक द है। रीजन, अभी जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टाटा, दैट टाटा कंपनी हैज ओपन्ड अ यूनिट इन सनन इन गुजरात, राइट? और हाँ दूसरा सर। वन इज कमिंग इन वालसेडिया, राइट? So this is a good हम्म। initiative, and I hope government of India will take up this matter seriously, and it will be a game changer for India also. So we are having the सेमीकंडक्टर। human resource. We are having the सेमीकंडक्टर human में resource. हाँ, वेदांता और ये आपका फॉक्सकॉन भी तो मिलके खोल रहे हैं, हाँ, मुझे लगता है। Foxconn भी है आपका, वो राइट, वेदांता। राइट, all these companies are there, and Tata is हम्म। also playing a big game in this with the, and government is actively involved into this, and I hope that in the coming 4 5 years we will see a massive rapid shift in semiconductor, and हमारा टारगेटिंग आने वाले 2030 तक India will deliver its own semiconductor and chip to the electronic ओके। industry. ये ऑन अ लाइट नोट मैं बस ये जानना चाहूंगा, क्या इसमें अडानी है? इस इंडस्ट्री में अडानी देखो मैं सेमी अडानी से देखो, आई आई बैक टू डिफर विद यू कुणाल, बिकॉज यू नहीं आर मैं। कमिंग फ्रॉम अ जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर हैविंग अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड। देखो, मुझे ऑन लाइट अडानी से नोट। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर अडानी यहाँ पर आने भी चाहेंगे, इट इज गुड फॉर एवरीवन यार, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट यार। नहीं, या बस 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 मेरी तकलीफ ये थी कि जैसे अभी सेबी का मामला आया कल, ये सारी जांच वांच हो जाती, फिर वो सेमीकंडक्टर भी बनाते, चाहे चाहे सुपर कंडक्टर बनाते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राइट, राइट, आपने राइट। पढ़ा ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि शायद अडानी तो हाँ, नहीं है इसमें। और हाँ, क्या देखा आपने आज? आपके पास अखबार में क्या आया? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी तो सारे जो मुद्दे थे वो कुणाल हम्म। साहब आपने हमारे साथ डिस्कस कर ही लिए, जो मेजर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी। आई थिंक हम्म। आज की यही हेडलाइंस थी जो हमने डिस्कस करी हैं। हम्म। एंड अच्छा, दैट्स इट। एक और चीज बची है, हाँ। मतलब डेमोक्रेसी पे एक आखिरी कील हम लोग आज हम्म, अभी लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं, अवनी हम्म, डायस, नाम सुना हो शायद आपने। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन एबीसी, जो वहाँ का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसकी साउथ ईस्ट एशिया की हम्म, संवाददाता हैं। ठीक है, और भारत में हम्म, दिल्ली में पिछले कई सालों में रह रहे हैं। हम्म। अब है क्या कि उन्होंने उनका कल वीजा रद्द कर दिया गया। हमारे मोदी मोदी सरकार द्वारा वीजा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है अच्छा। कि उन्हें कई महीनों से ना कोई स्टोरी कवर करने दी जा रही थी, ना किसी सरकारी कार्यक्रम में आसानी से जाने दिया जा रहा था। एक्सेस टू रिसोर्सेज उनके बंद कर दिए गए थे, और अब जो कि उनका राइट था वीजा का, वो भी उसको बंद कर दिया है, रद्द कर दिया है। एक पत्रकार से इतना भारी थ्रेट, फिर मुझे मैं कह देता हूं कि भारत कमजोर है, तो आपको लगता है कि कमजोर नहीं, हमारी नीयत खराब है। मैं कहता हूं हम कमजोर हैं कहीं ना कहीं, तभी तो हमको लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे। एक नहीं, नहीं, पत्रकार हमें देखिए आप नुकसान यहाँ पर पहुंचा देगा। ये इससे इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं, इट इज डेंटिंग द रेपुटेशन ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। इसीलिए आप देख रहे हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया बहुत डाउन जा रहा है। This is not good. This is not a healthy democracy that we talk about. I think government should do its introspection. Ki why a journalist is becoming a danger to a thriving democracy of India. That needs to be taken into deeper insights. Why? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए. This is my personal opinion. This is what I can say हम्म। on this. ठीक, बस फिर से एक लाइटर नोट पे फिर से मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये लगता है, जो जो एनडीटीवी है और
क्विंट है, सब अडानी साहब इसमें पहुंच गए हैं, तो इससे भी क्या कुछ फर्क पड़ेगा जब इस टाइप के लोग आते हैं और टेक ओवर करते हैं बड़े मीडिया हाउस? कुणाल, सवाल ये है कि देखो, अडानी कोई बाहर से नहीं आया, अडानी इज आल्सो एन इंडियन, वी आर आल्सो एन इंडियन, तो वी शुड ठीक है। नॉट हैव, हमें ये लगता है कि अडानी के प्रति हमें बहुत ग्रजेस होने चाहिए। अडानी भारत के ही उद्योगपति, और हम चाहेंगे अडानी और बड़ा बने। लेकिन हाँ, जो है कि ईमानदारी से जो भी बने, हाँ। अडानी साहब कर रहे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल करें, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ करें, अकॉर्डिंग टू द हम्म, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके थ्रू करें। किसी भी हम्म। इंडस्ट्रियलिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट प्रोवाइड अनड्यू बेनिफिट। अगर ये सब चीजें होती हैं तो दैट इज गुड यार, देयर इज तो वही तो नथिंग मैं टू। आपसे वही सीधे सीधे हाँ तो पूछ रहा हूँ आपसे, तो आपको तो लग ही रहा होगा कि अनड्यू एडवांटेज मिल रहे हैं, ऐसा खबरें हैं, मतलब हम खबरों पर ही तो डिस्कस कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग हाँ, जज तो नहीं देखो, है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ। अडानी को, अगर अडानी को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, ये थोड़ा सा कहना इन माय ओपिनियन इज नॉट वेरी राइट स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं हम अच्छा। डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, पीपल आर वर्किंग हार्ड एंड पीपल आर कमिंग आउट, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स आर कमिंग आउट, एंड वी एक्सपेक्ट कि इंडिया में एक अडानी ना हो, इंडिया में 1,000 अडानीज हो, which will create which create an resources asset in India. मैं, this is my opinion. ठीक है, Right. मुझे लगता है कि बात ओपिनियन की नहीं, मुझे लगता है आपको रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जब आप आरबीआई के स्टेटमेंट पर जाते हैं, जब आप नीति आयोग के स्टेटमेंट पर जाते हैं, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्टेटमेंट्स पर जाते हैं, तो वो बताते हैं कि उनको गलत तरीके से पोर्ट्स दिए गए। मैं बस ये बता रहा हूँ आपको, इसमें हमारी और आपकी ओपिनियन की बात नहीं है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि उस आदमी को अनटू एडवांटेज दिए जा रहे हैं, बात सिंपल सी है। अब इसमें इसमें अच्छा, अब मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, हो सकता है आपको लग रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कम हुआ है, तो हमारा भी, हम भी कहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लपेटे में ना आ जाए। नहीं नहीं, ठीक है। ऐसा हाँ नहीं है, वी शुड नॉट हाँ अफ्रेड ऑफ दैट। जो बातें हैं हाँ पब्लिक डोमेन में, वो हम सामने रख रहे हैं। आप तमाम रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, परिंजय गुहा ठाकुरता की आप रिपोर्ट्स देखिए, उस आदमी के ऊपर कितने सारे केसेस लगाए गए हैं, उसका सारा करियर खत्म करने की कोशिश की गई, वो लगातार उसने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से अनड्यू एडवांटेज दिए गए हैं। गौतम अडानी इज ए क्लासिक एग्जाम्पल फॉर इंडिया, और ये भी इस बात का भी क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक आदमी के पास इतना ज्यादा दारोमदार दे दिया गया, ही इज टू बिग टू फेल। एब्सोल्युटली राइट। ये यू कैन से दैट इट इज द आइडियल एग्जांपल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जो इंडिया में आज कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली exactly. इसके ये दैट इज ट्रू, आई डू एग्री विद यू कि कहीं ना कहीं इंडिया इज गोइंग थ्रू अ स्टेज ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। एंड आई थिंक दैट जो भी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी 4 जून के बाद, they should address all these issues of crony capitalism, concentration of wealth, increasing inequality. तो हम अच्छे ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इसको एंड करते हैं, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर इट्स ठीक है लवली अश्विनी, हम लोग कल इंटरेक्टिंग फिर विद यू कुणाल, और ये हमारी सीरीज आगे रहेगी, और उसको हम रिफाइन करेंगे और बिल्कुल। लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियंस को सरल भाषा में लोगों तक रखेंगे, ताकि लोग एग्जैक्टली। अखबार को समझ पाएं। क्योंकि हमारा जो बेसिक जो हमारा इंटेंशन है वो है कि लोगों तक सही बात पहुंचनी चाहिए, लोगों में एक हम्म। अवेयरनेस होनी चाहिए। वो क्या, हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, हम उनको जजमेंट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, डिसीजन लेना जजमेंट उनका काम है। हाँ, बिल्कुल सही। डिसीजन वो जजमेंट लेंगे, नहीं। हमारा काम है उन तक सही बात पहुंचाना। दैट्स इट। एग्जैक्टली। ठीक है थैंक यू वेरी अश्विनी, मच कुणाल, कल सो फिर नाइस ऑफ यू। कल थैंक यू। कल फिर थैंक मिलते हैं अश्विनी। यू, बिल्कुल। बाय। बाय।